जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसकी हमने थ्योरीज को कंप्लीट किया है, अपने 17th लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है हमने उसकी थ्योरी को कंप्लीटली एनसीईआरटी से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, सबसे पहले उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन है ना, एग्जाम्पलर से अलग एक बुक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उस इन टेक्स्ट की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, और आपका जो होमवर्क रहेगा वो आपकी जो बुक में, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं वो आपको करने हैं, और उसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस हो जाने के बाद मैं आपको अपने पास से एक शीट प्रोवाइड करूंगा पीवाईक्यूज के लिए, और आपके बोर्ड्स का एग्जाम जो होगा वो यहीं से आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। फिलहाल उस पीवाईक्यूज शीट में हम वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे, है ना, रेगुलरली हर एक चैप्टर के। लेकिन जो एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस है, वे सब क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इन टेक्स्ट नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से पढ़ो इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। इसमें कहा गया है कि 22 ग्राम्स बेंजीन को घोल दिया गया है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। मतलब 22 ग्राम बेंजीन को घोल दिया गया, तो 22 ग्राम जो बेंजीन है ये तो सोल्यूट हो गई जिसको घोल दिया करते थे, और जिसमें घोलते थे ये क्या हो गया, 122 ग्राम क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया। अब जब 22 ग्राम को घोल दिया 122 में, तो टोटल ग्राम्स कितने हो गए सोल्यूशन के, 144 ग्राम हो गए। आपसे पूछ रहा है कि बेंजीन के और कार्बन टेट्राक्लोराइड के कितने मास प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज मास है, मतलब कितना परसेंट मास बेंजीन का है और कितना परसेंट मास किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है इस सोल्यूशन में। तो मास परसेंट अगर आपसे पूछता है ऑफ किसका, बेंजीन, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालने का तरीका क्या है, जिस कंपोनेंट के भी आपको मास निकालने हैं उस कंपोनेंट के मास ऊपर रख देते हैं 22 ग्राम, और टोटल सोल्यूशन के मास आप नीचे रख देते हैं 144 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, बहुत ध्यान से समझना क्या होगा, ये कैंसिल आउट करके आएगा 15.28%। अब अगर आपको मास परसेंटेज किसकी चाहिए, मास परसेंट आपको किसकी चाहिए, ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कैसे निकालते हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास कितने हैं 122 ग्राम, टोटल मास कितने हैं 144 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए ऐसे कर लोगे तो 84.72% आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि जब आप इसका मास परसेंटेज निकालना, भाई ये बाइनरी सोल्यूशन है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना सोल्यूशन है, बेंजीन से और कार्बन टेट्राक्लोराइड से। टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%, 100% में से अगर मैं घटा दूं बेंजीन के मास परसेंट, तो निकल के आ जाएगा किसके मास परसेंट, निकल के आ जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो 100 माइनस 15.28, यहाँ से भी यही आएगा 84.72%। तो ये पहला इंटेक्स्ट हो गया। दूसरे इंटेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसको कॉपी हो गया होगा ये। अब ध्यान से समझना कौन सा इंटेक्स्ट, सेकंड इंटेक्स्ट। सॉरी मुझे इसको नहीं करना, देखो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे किस पे, एक सेकंड, यहाँ पर देखेंगे इंटेक्स्ट नंबर सेकंड। अगेन मैं पहले ये लिखता हूँ कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन। अब इंटेक्स्ट नंबर सेकंड को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखा है कि मोल फ्रैक्शन निकालने हैं आपको बेंजीन के और आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन बताने हैं, और 30% मास जो है, 30% मास जो है वो किसका है, बेंजीन का है, किसका है, बेंजीन का है।
तो इन टेक्स्ट नंबर 2 जो मुझे कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेंजीन के जो मास है कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो 30%, मतलब 30% कम है, तो ऑब्वियस ये सोल्यूट रहा होगा। 70% क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। 30% कौन है, बेंजीन है। बेंजीन का जो मोलर मास होता है क्या होता है, सी, पहले फॉर्मूला बताओ उसका, C6H6। अगर इसका मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6 है यहाँ पर, इतना आएगा निकल के, कितना आएगा 78 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा मोलर मास निकल के। और अगर मुझे इसका मोलर मास चाहिए होगा तो क्या होगा, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 1, 12, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल्स टू 35.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 154 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपको डायरेक्टली भी रिमेंबर होना चाहिए कि बेंजीन का मोलर मास जो होता है वो 78 ग्राम मोल इनवर्स होता है, और मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होता है 154 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ये जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन पूछे गए हैं बेंजीन के। और ये बताओ, ये 100% होता है, अगर मैं इसको 100 ग्राम लेट कर देता हूँ, अगर मैं इसको 100 ग्राम लेट कर लेता हूँ सॉल्यूशन को, तो उस केस में ये 70 ग्राम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन कितना होगा 30 ग्राम्स होगा। सीधी सी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मोल्स निकाल लेता हूँ बेंजीन के। बेंजीन के मोल्स, मोल्स ऑफ बेंजीन जो डिनोट होंगे एन से, मोल्स एन से डिनोट होते हैं C6H6। और यहाँ पर मैं मोल्स निकालता हूँ किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, यानी कि मोल्स किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। मोल्स कैसे निकालते हो आप, वेट अपॉन मोलर मास। बेंजीन का वेट कितना है 30 ग्राम, और मोलर मास कितना है इसका 78 ग्राम, और मोल इनवर्स ऊपर जाकर के क्या हो गया, मोल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 0.38 मोल्स आ गए इसके, मोल्स आ गए इसके। और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स कैसे निकालेंगे वही, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स कैसे निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है 70 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है 154 ग्राम, 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और ये आ गया 0.45 मोल्स, मोल्स आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वो क्या होंगे, एक्स ऑफ बेंजीन C6H6 क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन। जिस कंपोनेंट के भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उस कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से जो भी सोल्यूशन में है, तो टोटल मोल्स किस किस के हैं, बेंजीन के हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड के हैं। बेंजीन के मोल्स कितने हैं 0.38, और ये है 0.38 प्लस 0.45, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये नियरली निकल के आएगा 0.45 के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो आया है बेसिकली कितना आया, C6H6 के जो मोल फ्रैक्शन आए हैं वो कितने आए हैं 0.45। ये आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ूंगा मैं आगे की तरफ। देखो इसको मैं रब करूंगा, मोलैरिटी निकालनी है। इस बार दो केस दिए गए हैं, इन दोनों में मोलैरिटी को ध्यान से पढ़ो, सवाल को क्या कह रहा है पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है कि 30 ग्राम ऑफ किसका, कोबाल्ट दिया गया है ये, और H2 इन किसमें 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इस कंपोनेंट का मोलर मास चाहिए होगा। तो सबसे पहले मोलर मास, ये इंटेक्स्ट नंबर कौन सा है, थर्ड का ए है, इंटेक्स्ट कौन सा है ये, थर्ड का ए पार्ट है। तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लो,
मोलर मास ऑफ किसका, CONO3 का ट्वाइस इंटू 6H2O कितना आएगा निकल के, देखो ध्यान से, अब जा जल्दी से। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 59, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन जो है 3 है। और इन सब में बाहर से मल्टीप्लाई किसकी करूंगा, 2 की करूंगा, बिकॉज N भी 2 है और ऑक्सीजन 6 है, या तो ऐसे कह लो। और जो H2O होता है इसका 18 एटॉमिक मोलिकुलर वेट होता है, और मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 मोलिक्यूल्स है मेरे पास किसके, वाटर के। तो इन टोटल को कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, 291 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ये मोलर मास आ गया निकल के। अब निकाल दूंगा मैं क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी मुझसे पूछी गई है। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, W/mv। और v जो है मेरे पास लीटर में है, तो यहाँ पे मैं 1000 नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और आंसर निकल के आएगा। W वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है, 291। और यहाँ पर मेरे पास जो वॉल्यूम है वो है 4.3। और इनको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 0.023 मोल पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि इंडेक्स नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट देखेंगे, नीचे वाला, ये बी पार्ट देखेंगे। थर्ड का बी पार्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। थर्ड का ये बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें, ये कि 30 ml है। पहली बात तो 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी जिसकी दी गई है, किसकी, ऑफ किसकी, H2SO4। और इसका सोल्यूशन की ml, इसको डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट किसके साथ किया गया है, कितने वॉल्यूम है सोल्यूशन की, 500 ml। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इस, ये तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दे दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो आपको 500 ml दे दी गई है। अब ये बताओ मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको ml में गिवन है, तो आपको 1000 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस आपको वॉल्यूम भी पता है, मोल्स नहीं पता है, तो पहले मोल्स निकाल लो, इसमें कितने मोल्स हैं ये पता कर लो कि 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 में कितने मोल्स हैं। अच्छा बताओ, 0 पॉइंट हेयर मीनिंग ऑफ किसका, 0.5 m ऑफ H2SO4, इसका मीनिंग क्या होता है, 0.5 मोलैरिटी है किसकी, कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की। इसका मतलब है कि 1000 ml में या 1 लीटर में 0.5 मोल H2SO4 के प्रेजेंट है। भाई मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 0.5 मोलैरिटी दी गई है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने परसेंट है सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स, बेसिकली 0.5 मोल्स। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर कह लो, या कह लो कि 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने हैं, वो कितने हैं, 0.5 मोल्स है। इसका मतलब कितने मोल्स है, 0.5 मोल्स है। 1000 ml में 0.5 मोल्स है, तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 ml, 1 ml में कितने होंगे, जब 1000 ml में 0.5 मोल्स है, तो 1 ml में कितने होंगे, 0.5 अपॉन कितना, 1000, इतने मोल्स होंगे। और आपके पास टोटल कितने ml है, बेसिकली 30 ml। तो 30 ml में बताओ, 30 ml में कितने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स होंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0 पॉइंट कितना, सॉरी, 0.015 मोल्स, 0.015 मोल्स निकल के आ जाएंगे। ये मोल्स आ गए किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। अब आपसे मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.015 वॉल इंटू 1000, और वॉल्यूम कितनी है, 500। ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, 2। 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.015
0.03 मोल पर लीटर, इतनी मोलैलिटी आ जाएगी सोल्यूशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन टेक्स्ट नंबर नेक्स्ट, इसको भी देखेंगे ध्यान से। इन टेक्स्ट नंबर 4, इस बार मोलैरिटी भी है, मोलैलिटी भी है और मोल फ्रैक्शन भी है, तीनों चीज निकालनी है। किसकी? के आई की। के आई के लिए डेंसिटी आपको दी गई ही है। देखो इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 4, ये बताओ पहले तो ध्यान से कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है? ये नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ, है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ NH2 CONH2, यूरिया का मास निकालना है आपको। जो वेट जो है वो कितना है सोलवेंट का? 2.5 kg दिया गया है। और कितनी मोलैलिटी? 0.25 मोलल। मतलब क्या है इस बात का? बहुत ध्यान से समझना। इस बात का क्या दिया गया है कि कितने ग्राम्स ऑफ किसके? यूरिया के। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। NH2CONH2, अगर मैं इसका मोलर मास निकालना चाहूँ, मोलर मास क्या होगा? देखो ध्यान से, इसका आएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। कैसे आता है ध्यान से समझना चाहते हो भाई। नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, टोटल हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1, फिर प्लस कार्बन का कितना होता है? 12 होता है और एक कार्बन है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है और एक ऑक्सीजन है। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 60 आएगा निकल के। तो डायरेक्टली भी याद रखना, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60 ग्राम मोल इनवर्स। कितना होता है? 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब क्या कहा गया है कि कितने ग्राम यूरिया के 2.5 किलोग्राम वाटर में मिलाऊं जिससे कि सोल्यूशन क्या हो जाए? उसकी मोलैलिटी कितनी हो जाए? 0.25 मोलैलिटी हो जाए। अभी बताओ ध्यान से, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होती थी? वो होती थी W/M, कैपिटल W। और W जब मुझे किलोग्राम में दिया गया है तो मैं हजार नहीं लगाऊंगा, ऊपर एज इट इज रखूंगा। मोलैलिटी के प्लेस पे क्या रख दूंगा? 0.25। वेट ऑफ यूरिया मुझे निकालना है, मोलर मास मुझे पता है 60, और वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 2.5 किलोग्राम। तो W आ गया 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, यानी कि ये भी ये पॉइंट इसमें चला गया तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 6 इतने ग्राम्स आ जाएगा, इतने ग्राम्स आ जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियरली कितना आएगा? ये 37 ग्राम्स अप्रोक्स। कितना आएगा? 37 ग्राम्स अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट इन टेक्स्ट की तरफ अगर मैं लेके चलूंगा तो नेक्स्ट इन टेक्स्ट में आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई सब पूछा गया है। देखो ध्यान से क्या है सवाल। इन टेक्स्ट नेक्स्ट, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। के आई तो सोल्यूट है, के आई तो सोल्यूट है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो तो सोल्यूट है। और इसको एक्वस सोल्यूशन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक्वस सोल्यूशन। तो मतलब सोलवेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। सोल्यूशन जो सोलवेंट है वो वाटर हो गया, एक सोल्यूशन। मतलब वाटर में के आई को डिसोल्व करके एक सोल्यूशन बनाया है। और जो के आई की परसेंटेज है वो कितनी दी गई है? कितना परसेंट है के आई के? 20% मास है। 100% तो सोल्यूशन ही होता है ना। 20% इसके मास है तो 80% किसके मास होंगे? वाटर के मास होंगे। अगर मैं इसको 100 ग्राम लेट कर लेता हूँ, अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ? 100 ग्राम लेट कर लेता हूँ, तो उस केस में ये 80 ग्राम हो गया और ये 20 ग्राम हो गया भाई। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेना अलग से। मोलर मास अगर मैं बात करता हूँ किसकी? के आई की। जो पोटेशियम का जो मोलर एटॉमिक मास होता है, जो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 39। और आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 127। तो एटॉमिक मास जो होता है 127, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 166 ग्राम मोल इनवर्स।
याद भी रखने चाहिए, ये कुछ कंपोनेंट के आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है, देखो मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी तो निकल जाएगी डायरेक्टली, लेकिन मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए होगी। इस सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी रखी सवाल में, 1.202 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये बताओ बिकॉज डेंसिटी क्या होती है, अच्छा ये बताओ डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी आ गई सोल्यूशन की, वो आ गया मास ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के टोटल मास कितने हैं, सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो सोल्यूशन के मास कितने हैं, सोल्यूशन के मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम, और ml इनवर्स यानी कि ml। तो इतने ml आ गई किसकी वॉल्यूम, सोल्यूशन की वॉल्यूम आ गई है, इसी से निकल जाएगा। अब मोलैलिटी भी, मोलैलिटी भी देखो ध्यान से, पहले केस में मोलैलिटी बता देते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, वो होती क्या, फॉर्मूला क्या बताया था उसका, वो बताया था W अपॉन एम डब्ल्यू, और वेट ऑफ सोलवेंट जब ग्राम में होगा तो क्या करूंगा मैं 1000 से मल्टीप्लाई, वेट ऑफ सोल्यूट which is equals to 20 grams into 1000, molar mass which is equals to 166, और वेट ऑफ सोलवेंट विच इज इक्वल्स टू 80। इनको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू 1.51 मोल पर केजी, या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर दूसरे केस में मैं निकालना चाहता हूँ क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी वो क्या होती है W अपॉन एम वी, और वॉल्यूम मेरे पास किस में है, ml में है, तो फिर से मैं 1000 सब्स्टिट्यूट करूंगा ऊपर। अब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम से इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल्स टू 166, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100, और अपॉन में कितना 1.202, भाई 100 अपॉन में 1.202, 1 2 ये जीरोस कैंसिल आउट हो गई हैं, ये जीरोस कैंसिल आउट हो गई है, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये लगभग आएगा 1.45 मोल पर लीटर, क्या आएगा 1.45 मोल पर लीटर। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट भी देखो, जिसमें क्या पूछा गया है आपसे, मोल फ्रैक्शन पूछे गए हैं के आई के, पहले मैं इसको रब करूंगा, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालोगे, पहले मोल्स निकाल लोगे, किस किस के आई के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, और H2O के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे। H2O का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18 होता है, मोलर मास H2O का क्या होता है 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अब बता दो ध्यान से जल्दी से, तो पहले मोल्स बता देता हूँ किसके, मोल्स थर्ड पार्ट निकाल रहा हूँ, तो पहले मोल्स ऑफ वाटर यानी कि N ऑफ H2O, वेट कितना है, वेट अपॉन मोलर मास 80 अपॉन 18, 80 अपॉन 18 यानी कि 4.44, इतने मोल्स आ गए किसके, वाटर के। उसके बाद मैं मोल्स निकालना चाहता हूँ किसके, के आई के, यानी कि मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करूंगा के आई के। वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है 20, मोलर मास कितना है 166, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा, लगभग लगभग आएगा 0.12 मोल्स, इतने मोल्स आ गए किसके, के आई के। अब आपसे क्या पूछा है बेसिकली, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, ऑफ के आई दैट इज एक्स ऑफ के आई, वो क्या होगा ये बताओ। मोल्स फ्रैक्शन जिसके पूछे हैं उसके मोल्स तो ऊपर लिख दो, और टोटल जो मोल्स हैं सोल्यूशन के वो नीचे लिख दो। तो टोटल कौन कौन होंगे, मैं सोल्यूशन, मैं मोल फ्रैक्शन किसके निकालना चाहता हूँ के आई के, तो के आई के मोल्स तो मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा, और सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सबके मोल्स का सम नीचे लिखूंगा। तो मोल्स ऑफ के आई कितना है, वो है 0.12, और नीचे क्या आएगा 0.12 प्लस 4.44, और इसको कैंसिल आउट करूंगा तो लगभग लगभग आएगा 0.0263 के आसपास, ठीक है ये बात, 0.0263 के आसपास आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहा गया है, H2S इज अ टॉक्सिक गैस, H2S जो है वो क्या है, एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, और जिसकी स्मेल कैसी होती है, रोटानैक जैसी होती है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ये 11th में जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तब हम इसमें
H2S का काफी इस्तेमाल पड़ता है, वो वहीं पे देखेंगे। तो नेक्स्ट इन टेक्स्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है कि H2S एक टॉक्सिक गैस है, H2S एक जहरीली गैस है जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जा रहा है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जा रहा है और साथ में इसकी जो सोल्यूबिलिटी दी है एचटीपी पर वो कितनी देती है, 0 पॉइंट क्या, 0 सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP कितनी है, 0.195 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जब दे दी गई है इसका मतलब क्या है कि H2S के 0.195 मोल्स डिसोल्व किए गए हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से समझूं, ये दिया गया है नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं पढ़ दूं ध्यान से, सोल्यूट और सोलवेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सोल्यूट है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसके जो मोल्स हैं, सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो किसके हैं, बल्कि सोल्यूट कौन है, H2S, और इसके जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.195 इतने मोल्स हैं। और जो वेट सोलवेंट है H2O उसको किसने ग्राम, 1 kg वाटर में डिसोल्व किया गया है। भाई अगर मैं बात की जाए H2S की सोल्यूबिलिटी दी है इन वाटर, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि H2S की सोल्यूबिलिटी इतनी दी गई है। इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती है, 1 kg वाटर में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं H2S के। अब 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम H2O है। और अगर मैं इसके मोल्स पता करना चाहूँ H2O के क्या होते हैं, W अपॉन मोलर मास। H2O का मोलर मास अभी बताया 18 होता है, कट के आएगा क्या, 55.56 के आसपास आ जाएगा। इतने मोल्स हो गए किसके, H2O के। अब आपको क्या कहा गया है, KH की वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त करनी है आपको। एसटीपी पर अच्छे बताओ, अगर मैं बात करता हूँ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0.987 बार होता है, इतना बार होता है। तो रख दो वैल्यू सब, जो देखो ध्यान से, पहले बताओ बाय हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, पी प्रेशर क्या होगा, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, गैस के जो भी गैस है H2S, H2S के H2S है ना मेरे पास, उसकी सोल्यूबिलिटी देखो ध्यान से, उसके मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो P 0.9, पहले एक काम करो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लो H2S के। H2S के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, H2S के मोल्स, मोल्स ऑफ H2S और मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब मोल्स ऑफ H2S कितने हैं मेरे पास, 0.195, मोल्स ऑफ H2S कितने हैं, 0.195 प्लस 55.56 आ जाएगा, 55 पॉइंट क्या आ गया, 56 आ गया, और ये क्या आ गया, 0.0035 के आसपास ये मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं किसके, H2S के। ठीक है ना, आप निकाल लेना, मुझे पता है। तो P प्रेशर कितना है, 0.987 बार, बार होगा। ठीक है, ये बार हो गया। अब यहाँ पर के एच तो मुझे पता ही करना है, और मोल फ्रैक्शन कितना है H2S के, वो है 0.0035, ये तो यूनिट लेस होता है। तो यहाँ से के एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0.987 अपॉन 0.0035, इतने बार के एच की वैल्यू आ जाएगी। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, लगभग लगभग ये आएगा 282, लगभग कितना आएगा, 282 के आसपास ही ये आ जाता है। ठीक है ये बात, तो ये भी सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, पहले देखो ध्यान से यहाँ तक। जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है क्या है हमें, देखो ध्यान से, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद समझ में आएंगी चीजें। क्या कह रहा है इस बार कि हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है CO2 का, जब वाटर में CO2 को घोल दिया है तो उसका जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है आपको गिवन जो है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है, 1.67, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, ये दिया गया है। और आपको क्या कहा गया है, और ये कितने टेम्परेचर पे है, 298 केल्विन टेम्परेचर पर है। कैलकुलेट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितने ग्राम्स जो है वेट मान लो बेसिकली CO2 का, कितनी क्वांटिटी
जो है 500 ml सोडा वाटर में प्रेजेंट होंगी। मतलब वॉल्यूम जो दे दी वाटर की वो सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है मान लो, ये एक सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन कितना है 500 ml सोल्यूशन है। जब ये 500 ml, इस 500 ml वाटर में, जो वाटर का सोल्यूशन है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट है, CO2 है और वाटर है, CO2 है और वाटर है। इसके अंदर कितने ग्राम CO2 डिसोल्व किया गया होगा, जबकि जो प्रेशर है वो कितना लगाया गया है, प्रेशर जो है वो कितना लगाया गया है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया है। 2.5 क्या लगाया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया है। सबसे पहले जब आपके पास केएच की यूनिट पास्कल है, तो जो प्रेशर है वो भी, उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, पास्कल होनी चाहिए। तो पहले मैं इस एटीएम को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, पास्कल में। 2.5 तो ये एज इट इज था, और मैं इसको 1.013 इंटू 10⁵ से जब मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एटीएम किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, पास्कल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, क्या कहा गया है, CO2 की कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी 500 ml सोडा वाटर में प्रेजेंट है। सोडा वाटर बनाया जाता है ना, जो सोडा वाटर बनाते हैं, सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर के अंदर क्या डिसोल्व की जाती है, CO2 गैस डिसोल्व की जाती है। तो 500 ml अगर सोडा वाटर है तो उसके अंदर कितनी CO2 गैस आपकी बताओ कितनी है, जबकि प्रेशर इतना दिया गया है और KH आपको गिवन है। ठीक है, तो अब यहां से देखो ध्यान से, ये बताओ हेनरी, बाय हेनरी लॉ, अगर मैं हेनरी लॉ लगाता हूं तो हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल्स टू क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। होगा या नहीं होगा ये बताओ ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और इक्वल्स टू के एच की जो वैल्यू है वो कितनी है, के एच की वैल्यू भी 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और इनटू क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, साई या एक्स ऑफ सी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी है, CO2 के। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितने होंगे ये बताओ, ये अपोन में आएगा, ये कैंसिल आउट कर दो, पास्कल से पास्कल, ये कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 3 पावर ये बचेगी, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट, ये मतलब 2.5 इंटू की मल्टीप्लाई जब 1 पॉइंट किस में करेंगे, 013 में करेंगे, तो 2.533 के आसपास ये वैल्यू आएगी, और अपोन में क्या बचता है 1.67 इंटू 10⁻3। ये जो मल्टीप्लाई में था एक्स के, ये अपोन में आ गया है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, लगभग आएगी 0.00152, और इसकी यूनिट तो कुछ होती ही नहीं है, ये यूनिट लेस होता है। ये क्या आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है। अब ये बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगा, CO2 के नहीं, यहाँ पे बताओ मोल फ्रैक्शन जो है वो CO2 के कैसे निकालेगा, मोल्स ऑफ CO2 ऊपर और टोटल मोल्स जो है वो नीचे रखे गए होंगे, मतलब मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन ही सोडा वाटर का है। जो सोल्यूशन है वो बेसिकली सोडा वाटर का सोल्यूशन है। सोडा वाटर कैसे बना, सोल्यूट तो है CO2 गैस और सोलवेंट है वाटर, तो इस तरह से निकाल लो, इक्वल्स टू 0.00152। अब ये बताओ जो गैस है CO2 वो वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होगी, नेग्लेजिबल होगी मतलब, बट जो मोल्स है CO2 के, इसके कंपैरिजन में H2O के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होंगे, बहुत कम होंगे, मतलब गैस के कंपैरिजन में क्या होंगे, बहुत कम होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि एच एच जब H2O के मोल्स में CO2 के मोल्स को ऐड करोगे तो वो नियरली किसके इक्वल आएगा, मोल्स ऑफ H2O ही आएगा, मतलब CO2 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है इसके कंपैरिजन में। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बन के आएगा ये बताओ ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूँ इधर से। अभी वॉल्यूम याद रखना, 500 ml भी मुझे दी गई है, उसका भी मैं इस्तेमाल आगे कर लूँ। देखो ध्यान से क्या होगा, तो यानी कि यहाँ से एक डाटा जो निकल के आया वो आया, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0.00152, ये निकल के आ गया भाई। अब देखो ध्यान से, मोल्स ऑफ वाटर जो है वो इधर साइड में चले जाएंगे,
तो मोल्स ऑफ CO2 क्या निकल के आएंगे 0.00152 इनटू मोल्स ऑफ वाटर। अब ये बताओ सोडा वाटर में कितने वॉल्यूम है वाटर के। इन केस ऑफ वाटर, अगर इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर का केस जब कभी भी होगा तो जो वॉल्यूम होगी वाटर की, वॉल्यूम जो है मतलब जो 500 ml वाटर आपको ये रखा, 500 ml वाटर में जो होगा वो 500 ग्राम ही वाटर होगा। मतलब वाटर के केस में जितना ml होगा उतना ही क्या होगा ग्राम होगा, इन केस ऑफ सिर्फ वाटर, याद रखना ये बात। तो यानी कि जो वेट है वाटर का वो 500 ग्राम है, वेट जो है वो कितना ग्राम है 500 ग्राम है, और मोलर मास क्या होता है वाटर का 18 होता है। तो मोल्स कैसे निकालते हो W/m। तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे 0.00152। तो मोल्स कैसे निकालोगे बताओ H2O के, वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O कितना है 500 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कितना है इसका 18, कितना है इसका 18। और जब इनको सोल्व करोगे तो मोल्स ऑफ CO2 निकल के यहाँ से आएंगे 0.042। कितने मोल्स यहाँ से आ गए, कितने मोल्स आ गए हैं किसके निकल के CO2 के। लेकिन आपसे पूछा है वेट ऑफ CO2, तो देखो ध्यान से यहाँ पर इधर साइड में देख लो, ये बताओ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकाले होंगे W ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। भाई एन कैसे निकालते हो, मोल्स कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मोलर मास। तो ये इक्वल्स टू किसके है 0.042। तो यहाँ से W वेट ऑफ CO2 क्या आएगा, वो आएगा 0.042 की मल्टीप्लाई किससे होगी मोलर मास ऑफ CO2। होगा या नहीं होगा। अब मोलर मास क्या होता है CO2 का, CO2 का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 44 आ गया, कितना हो गया 44, ठीक है ना। तो W वेट ऑफ CO2 कितना हो गया 0.042 इंटू 44, इतने ग्राम्स आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आता है 1.84 के आसपास, ठीक है ना। इतने ग्राम्स आ जाते हैं W ऑफ किसके, वेट किसके सी। बस आगे देखते हैं, देखो ध्यान से कॉपी करो सबसे पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो वेपर प्रेशर पर दिया गया है, वेपर प्रेशर पर दिया गया है, कैसा है सवाल देखोगे। पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्या कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और बी, ए का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो कितना गिवन है 450। यानी कि गिवन उसने क्या क्या दिया गया है पहले यहाँ पर देखो ध्यान से। प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर 450 mm ऑफ Hg, मरकरी का कितना है 450 mm है। और पी नोट बी प्योर स्टेट में जो बी का वेपर प्रेशर दिया गया है 700 mm ऑफ Hg दिया गया है आपको, ठीक है ये बात कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लिक्विड फेज में क्या पूछ रहा है कंपोजिशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सॉरी 750 750 आपको दिया गया है पी नोट बी। और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी के पूछे हैं लिक्विड स्टेट में, ये पूछा है, और बी भी पूछा है कितना है। और टोटल वेपर प्रेशर जो आपको दे दिया गया है वो क्या दे दिया गया है 600 mm ऑफ कितना Hg दे दिया गया है बस। और आपसे एक चीज और पूछी गई है बाद में, वेपर प्रेशर जो है कंपोजिशन पूछी गई है किसमें वेपर फेज में, मतलब वाई ए और वाई बी भी आपसे पूछा गया है। तो ठीक है ये निकाल देंगे, देखो ध्यान से। अब ये बताओ ध्यान से, मैं डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ए के निकालने हैं तो वो क्या होता है पीटी माइनस पी नोट बी अपॉन, भाई टोटल जिसका निकाल रहे हो उससे दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अपॉन पी नोट ए माइनस पी नोट बी। अब देखना चाहते हो कैसे आया, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये बताओ मैंने पढ़ाया था पी टी इक्वल्स टू क्या होता है पी ए और पीबी। अब रोल्ट लो जब लगाया था पी ए के लिए तो क्या होता था पी नोट ए इंटू एक्स ए, पीबी लगाता था पीबी पी नोट बी इंटू एक्स बी, रोल्ट लो लगाया मैंने। और ये बताओ एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता था वो क्या होता था 1 होता था। तो यहाँ से मुझे एक्स ए निकालना है तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स बी, सॉरी मुझे मान लो एक्स ए की वैल्यू निकालनी है ना,
तो एक्स बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, वन माइनस एक्स ए, इधर जाके माइनस हो गया भाई। तो क्या हो गया बताओ ध्यान से, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और एक्स बी के प्लेस पे क्या आ गया, वन माइनस एक्स ए। तो हो गया पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। इन दोनों में से एक्स ए कॉमन आ गया, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी, और बाहर कॉमन आ गया एक्स ए, और प्लस का क्या चल रहा है इधर, पी नोट बी, ये चल रहा है पी, ये पी नोट बी इधर जाके कैसा हुआ, माइनस का हुआ। तो पी टी में से क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, पी नोट बी, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ, पी टी माइनस पी नोट बी अपॉन पी नोट ए माइनस पी नोट बी। या डायरेक्टली याद रखो मैंने क्या बताया है, रोल्ट लॉ से ये डायरेक्टली, तो देखो जिस कंपोनेंट का लिक्विड फेज में आपको कंपोजिशन पूछा, तो ये कंपोजिशन है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो ये वापस से समझा रहा हूँ कैसे लिखा मैंने फॉर्मूला, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो रफ है, तो ये सारी चीजें मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज वो क्या होगा, एक्स ए। अब आपको ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो क्या होगा, टोटल जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो तो उसमें से घटा दो, ए का निकालना है ना मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे का, उसके अलावा जो कंपोनेंट दूसरे हैं उसका घटा दो ए के अलावा। तो यहाँ पे क्या होगा, और ए में से प्योर स्टेट में से दूसरे वाले का घटा दो। मतलब अगर मुझे एक्स बी लिखना होता तो मैं क्या लिखता, पी टी माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट बी माइनस पी नोट, ये बी के लिए फॉर्मूला बन जाता। समझ पा रहे हैं ना, इस तरह से फॉर्मूले बन जाते डायरेक्टली। अब आपके पास वैल्यूज हैं तो एक्स ए निकाल लो, एक्स ए की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी यहाँ से, सो एक्स ए इक्वल्स टू पी टी विच इज इक्वल्स टू 600 माइनस पी नोट बी कितना है 750, अपॉन में कितना जाएगा, अपोन में जाएगा पी नोट ए यानी कि 450 में से घट जाएगा कितना भाई 750। बताओ कितना बचेगा ऊपर, माइनस में बचेगा ऊपर, कितना बचेगा 150, नीचे से भी माइनस में बचेगा, कितना बचेगा 300 बच रहा है, और ये इससे कट गया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये 0 से 0, 15 दूनी 30, 1/2, 0.5 ऐसा आ रहेगा, ठीक है 0.5 आ गया। देखो ध्यान से, ए के मोल फ्रैक्शन और बी के निकालने हैं, तो ए में से, या तो एक बात बता दो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, 1 माइनस दिस निकल जाएगा। एक बार और देख लेंगे, ठीक है ना, 600 में से ये गया, ठीक है ये 750, 150, 350, ठीक है। अब देखो आगे, मतलब कंपोजिशन ऑफ किसके, तो अब निकालो कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज। अगर कंपोनेंट बी के निकालने हैं एक्स बी, या तो वो फॉर्मूला लगा लो, और नहीं तो करो ना 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 0.5, एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, तो क्या हो गया 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5। अच्छा एक बात बताओ, नाउ नाउ पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी ए कैसे निकालूंगा बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता था, रोल्ट लॉ से, रोल्ट लॉ लगाते थे तो क्या होता था, पी नोट ए इंटू एक्स, पी नोट ए इंटू एक्स ए। और पार्शियल वेपर प्रेशर अगर बी का निकालना हो तो पी बी कैसे निकालते थे रोल्ट लॉ से, पी नोट बी एक्स बी, ऐसे तो निकालते थे, पी नोट बी एक्स बी। तो यहाँ पे पी नोट ए कितना है मेरे पास, पी नोट ए है मेरे पास 4.5, और एक्स ए कितना है मेरे पास 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है ये बात, इससे इसको कैंसिल आउट करो, तो जब इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा बता दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 बचे
225 और पी नोट बी की वैल्यू क्या है 750 मल्टीप्लाई बाय अगेन एक्स बी मतलब 0.5 मतलब 1/2। तो कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा बताओ दीजिए से 2 या 6 बचेंगे एक तो 2 सत्ते 14 बचेंगे कितना 1 2 15 इतना आ गया वेपर प्रेशर इसका mm ऑफ एच जी और इसकी यूनिट भी क्या है mm एच जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नाउ नाउ आपको क्या पूछा है कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। जब वेपर फेज में निकालना है मतलब वाई ए तो वाई ए कैसे निकालोगे टोटल वेपर प्रेशर तो नीचे और ए का वेपर प्रेशर ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर जो मैं ऊपर रख देता हूँ। ए का पार्शियल प्रेशर 225 और डिवाइड बाय क्या कर लूंगा मैं 600 कट खुद कर लो क्या आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है कट कर लेना जो भी आएगा इतना यूनिट लेस तो आएगा ही और वाई बी भी निकाल के दिखा देना या एक काम करना वाई ए जो भी आएगा वाई बी निकालने के लिए 1 माइनस वाई ए कर देना आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो वेपर प्रेशर है जिसका प्योर वाटर का मतलब पी नोट दे दिया है वो कितना है 298 केल्विन टेम्परेचर पर 298 पर 23.8 mm ऑफ एच जी है। मतलब पी नोट आपको जो दिया है वो कितना दिया है वो दिया है 23.8 mm ऑफ एच जी दिया गया है प्योर स्टेट में कर दिया गया। ठीक हो गई ये बात पक्का। उसके बाद आपको क्या गया गया है अब यहाँ पर समझना सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू क्या होता था बेटा सोल्यूशन। अब क्या है कितने ग्राम 50 ग्राम यूरिया 50 ग्राम यूरिया यूरिया मतलब NH2CO NH2 और इसका मोलर मास मैंने आपको पहले ही बता रखा कितना होता है 60 ग्राम मोल 60 ग्राम मोल। इस यूरिया को डिसोल्व किया गया है 850 ग्राम इसमें वाटर में। वाटर का मोलर मास ही मुझे पता है क्या होता है 18 ग्राम। जब 50 ग्राम अब देखो ध्यान से प्योर जो वाटर था शुरुआत में जो वाटर था उस वाटर का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था वो इतना था लेकिन जब उसके अंदर 50 ग्राम यूरिया मिला दिया तुमने 50 ग्राम क्या मिला दिया यूरिया अब वो सोल्यूशन बन गया। अब वो क्या बन गया सोल्यूशन। उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है ये बताना है और इट्स रिलेटिव लोअरिंग भी आपको मतलब क्रिएट कर देनी है कि सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से कैसे बता ये बताओ वी नो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था कैसे निकालते थे बताओ पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू W1 M2 W2 M1। मतलब क्या होता था प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है सोलवेंट का माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर यहाँ पे सोलवेंट का वेपर प्रेशर वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे ठीक है ना और यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट और ऊपर मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो देखो ध्यान से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो पी नोट की वैल्यू 23.8 माइनस पी मुझे चाहिए पी तो मुझसे पूछा गया है और पी नोट मतलब 23.8 इक्वल्स टू W1 वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 50 ग्राम और मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना है 18 और यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ है ना मोलर मास ऑफ सोल्यूशन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 और वेट ऑफ सोलवेंट कितना है 850। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट ये 6 या 18 हो गए 5 से इसे काट लो क्या हो गया भाई ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 बचेंगे कितने 3 5 7 35 और 0 हो गए। तो ये हो गया कितना 23.8 माइनस पी अपॉन 23.8 इक्वल्स टू जो है 3 अपॉन 170 आ गया 3 अपॉन क्या आ गया 170 विच इज इक्वल टू 0.017 नियरली 0.017 नियरली।
तो ठीक है, ये आएगा। अब एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 23.8 माइनस पी इक्वल्स टू, ये हो गया 0.017 मल्टीप्लाई बाय 23.8। अब ये पी इधर लिया, उसको इधर लेकर के आओ, देखो से क्या होगा। तो 23.8 माइनस 0.017 इंटू 23.8 इक्वल्स टू पी। दोनों में से क्या कॉमन आया, 23.8, तो पी की वैल्यू आ गई 23.8, तो दोनों में से कॉमन हो गया, और ये 1 माइनस 0.017। अब ये 1 माइनस 0.017 आप वैल्यूज रखो, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो पी नोट की वैल्यू जो आएगी, देखो ध्यान से क्या आएगी। तो पहले ये है 1.000 और ये है 0.017। जब आप घटाओगे तो ये 3 बचेगा भाई, यहाँ पर ये बचेगा 8 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 0 होगा। तो ये होगा 23.8 मल्टीप्लाई बाय 0983, कितने mm ऑफ Hg, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 23.4 mm ऑफ Hg। ये आ गया ऑफ सॉल्यूशन जो आपसे पूछा गया। कॉपी करो उसको जल्दी से, जल्दी समझ में आया ना, इसको मैं रब कर देता हूँ नीचे से, ये तो मेरा कैलकुलेशन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पहले इसको कॉपी करो। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, इतने प्रेशर पर 750 mmHg प्रेशर पर कितना दिया हुआ है, यही क्वेश्चन अब कराओगे। अब बॉइलिंग पॉइंट पर डेल्टा टीबी वाले है ना, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर एक एक क्वेश्चन हमें करना होगा। कैसे होगा ध्यान से समझना, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है मुझसे, क्या कह रहा है मुझसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, इतने प्रेशर पर 750 mm, इतने प्रेशर पर कितना है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना डिग्री सेल्सियस हो गया है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और ये कब हुआ है, हाउ मच, कितना सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, और इसका मोलर मास अगर आपको चाहिए तो वो होगा 342 ग्राम चाहिए। आइए कैसे कैसे आता है, ध्यान से देखना चाहते हो तो देख लो। सॉरी, देखो C12H22O11, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक मास सॉरी 12 होता है, और 12 ही कार्बन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और टोटल हाइड्रोजन 22 है। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई बाय 11 आप करेंगे तो ये हो गया 144, 144, ये हो गया 22, ये हो गया 167। तो जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 342 ग्राम मोल आ जाएगा। तो यानी कि जो मोलर मास होता है सुक्रोज का, वो कितना होता है, 342 ग्राम मोल इनवर्स। कितना सुक्रोज, कितना वेट जो डब्लू है सुक्रोज का, ये पता करना है। कितना सुक्रोज आपने मिलाया 500 ग्राम किसमें, 500 ग्राम वाटर के अंदर, जो वाटर है उसके अंदर, जिससे कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो जाए वो कितना हो जाएगा, टीबी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री, सॉरी, शुरुआत में इतना था और बाद में इतना हो गया है। अब आप कहोगे कि जी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो शुरुआत में जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे भाई, वो प्रेशर कितना दिया गया है वो ध्यान से देखो। प्रेशर दिया गया एक स्पेसिफिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट शुरुआत में ये है, और बाद में ये हो रहा, मिलाने के बाद कितना मिलाऊं जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाए, कितना मिलाऊं जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाए सोल्यूशन का। भाई शुरुआत, अब देखो ध्यान से, अगर जनरल रूम टेम्परेचर पे देखते हो, रूम प्रेशर पर देखते हो, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो 1 atm कंडीशन जो होती है, हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि जब हमारा 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है तब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर स्टेट में। लेकिन अगर प्रेशर को वेरी कराएंगे, प्रेशर को वेरी करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो वेरी करेगा। तो वो कह रहा है कि प्योर स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है,
और सुक्रोज की कुछ मात्रा मिला दी गई 500 ग्राम उस पानी के अंदर, उसके बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बता दो वो मात्रा कितनी मिला दी, उस सुक्रोज के अंदर कितना ग्राम आपने मिला दिया, उस चीनी को कितना मिला, सुक्रोज में कब चीनी होती है। अब पहले बताओ डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये होता है। अब पहले तो बताओ ध्यान से, ये डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, मुझे इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। भाई ये तो डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं ना, मुझे केल्विन में चाहिए होगा, चेंज हमेशा केल्विन में, चेंज हमेशा केल्विन में आता है। तो देखो कैसे, 100 प्लस 273, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस की केल्विन में चेंज करना है तो क्या कर दूंगा मैं, 273 ऐड कर दूंगा। तो मैंने इसमें 273 ऐड किया, फिर माइनस, अब इसमें भी 273 ऐड करनी पड़ेगी क्या, 99.63 प्लस 273। अब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 100 प्लस 273 माइनस 99.63 माइनस 273। भाई ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो 273 से तो 273 कैंसिल आउट हो गया, और 100 माइनस इतना जब आप घटाओगे तो कितना आएगा निकल करके, ये वैल्यू निकाल दो, तो 100.00, और ये है 99.63, यहाँ 7 बचता है, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0 पॉइंट कितना बचेगा, 0.37। कितना केल्विन आंसर आएगा डेल्टा टीबी की वैल्यू के लिए, मतलब डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.37, मतलब इतना इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बताओ जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट वी नो we know delta TB equals to KB into मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, W अपॉन MW, और वेट ऑफ सोलवेंट जो है वो ग्राम में दिया गया है, तो क्या कर देंगे आप, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा टीबी आपके पास देखो ध्यान से कितना है, वो है 0.37। केबी की वैल्यू वाटर के लिए दी गई है, वैसे याद भी होनी चाहिए 0.52। वेट ऑफ सोल्यूट मुझे चाहिए, डब्ल्यू तो मुझे चाहिए ना, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 342, और वेट ऑफ सोलवेंट जो है मेरे पास कितना है 500 है। 500 का डबल कितना हो जा रहा है, एक सेकंड का, एक बंद। देखो ध्यान से, 0.37 इक्वल्स टू दिस, ये आ गया है। यहाँ से W को मैं जब सोल्व करूंगा तो W की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, W की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 0.37 मल्टीप्लाई बाय 342, ये तो कैंसिल आउट हो गया है। और अपोन में क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, अपोन में आ जाएगा 0.52 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, इतने ग्राम्स जो भी वैल्यू आएगी इतने ग्राम आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू W की जो आएगी वो कितनी आएगी, लगभग 121.67 ग्राम्स इस W को सोल्व करके आएगा, यानी कि इतने ग्राम मुझे सुक्रोज मिलानी होगी। इतने ग्राम अगर मैं सुक्रोज मिला दूंगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस प्रेशर पर इतने से इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इस बार फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन, इस बार फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन मेरे को क्या क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड जो है सोल्यूट है, एस्कोर्बिक एसिड जो कि क्या होता है, जिसके अंदर क्या भरपूर होता है, विटामिन, विटामिन सी। एस्कोर्ब, इसका नाम से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, विटामिन सी कितना है, क्या फॉर्मूला दे रखा है इसका, C6H8O6, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना। अब इसका मोलर मास निकल जाएगा, कुल मिला के इसका मोलर मास ही तो चाहिए होता है, इसका वेट मुझसे पूछा है और इसका मोलर मास मैं निकाल देता हूँ, क्या होगा बताओ, 12 होता है एक कार्बन का, मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन का होता है एक एटॉमिक मास, 8 से मल्टीप्लाई, तो का होता है कितना, सॉरी प्लस आएगा, तो का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6, कोई दिक्कत है। अब इनको ऐड करो, 12 72, 8 16,
तो ये आ गया 90, 80 तो ये हो गया और 96 ये हो गया। तो 6 और 176 ग्राम मोल, ये इसका क्या आ गया मोलर, इसका मोलर मास। अब ये बताओ ध्यान से, सबसे पहले क्या करा, इसका वेट बताना है और इसको डिसोल्व किया गया है कितने आ गए अंदर, 75 ग्राम किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर इसको जब डिसोल्व किया है और जब पाया गया कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डेल्टा टी एफ जो कमी आई है वो कितनी आई है, 1.5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एफ, मतलब जो डिस्पर्सन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में कितना आ गया है। और जब इसको मतलब जब चेंज हुआ है तो जाहिर है कि चेंज मैं किस में लेकर के चलूंगा, ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में क्या होंगे, इक्वली आएंगे, क्योंकि जैसे अभी निकाले हैं उस तरीके से इक्वली आएंगे, तो हम तो केल्विन लेकर के चलेंगे। और आपसे वेट पूछा है, बस वेट निकल जाएगा। आपको के एफ की वैल्यू दे दी गई है 3.9, के एफ आपको दे दिया गया है क्या, 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपको गिवन है। सो नाउ बताओ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, और वेट ऑफ सोलवेंट अगर ग्राम में दिया गया है तो मैं क्या कर दूंगा ऊपर 1000 लगा, यहाँ पे डेल्टा टी एफ 1.5, के एफ 3.9, वेट ऑफ सोल्यूट मुझे चाहिए इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया है 176, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है मेरे पास 75। ठीक है भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100 यानी कि 40 तैयार। एक काम करता हूँ, पहले डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो ये हो गया 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 176 इंटू 3 भी आएगा, अपोन में क्या आएगा 3.9, 3.9 और इंटू कितना आएगा 40, इंटू कितना आएगा 40। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पॉइंट से, ठीक है ना, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 13 टाइम्स। और ये डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो लगभग कितनी आती है, 5.08 ग्राम के आसपास आती है, या लगभग 5 ग्राम की वो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके इन टेक्स्ट के लिए, और आपके इन टेक्स्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या कह रहा है, पहले इसको देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कैलकुलेट द ओस्मोटिक प्रेशर, इस बार ओस्मोटिक प्रेशर, और वो भी किसमें निकालना है, पास्कल्स में। किसमें चाहिए आपको, पास्कल्स में। जब कभी भी पास्कल में चाहिए होता है तो करना कुछ नहीं होता, जो गैस कांस्टेंट आर होता है उसकी वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू द पावर कितना 3 रख देते हैं, तो वैल्यू आ जाती है पास्कल। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि पास्कल में निकाल दो, जबकि 1 ग्राम जो है पोलेमर, कोई पोलेमर 1 ग्राम है, और इसका मोलर मास जो है, मोलर मास जो है कितना है 185 और 000, ये आपको दिया गया है, इतना दिया गया है। और इसको कितने सोल्यूशन में दिया गया है, 450 ml जो है, इतने सोल्यूशन में ये प्रेजेंट है, और इसका टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, इस बार सवाल की नीड क्या है, सवाल कह रहा है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता दो एक सोल्यूशन का कितना होगा, पाई कितना होगा सोल्यूशन का, जब उस सोल्यूशन में 1 ग्राम कोई पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होंगे मुझे नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, क्योंकि मुझे मोलर मास दे दिया गया है और मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल चाहिए नहीं है, मुझे तो चाहिए था वो मिल गया। टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतनी है, पाई निकाल दो। तो बताओ ध्यान से क्या होगा, पहले टेम्परेचर को कितना कह दो यहाँ पे, बताओ इसको कि ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर को मैं कैलिन में बदलूंगा सबसे पहले। तो कैलिन में बदलने के लिए क्या करूंगा, 273 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 310 कैल्विन निकल के आ जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस किस में चेंज हो गया भाई, कैल्विन में चेंज हो गया। अब ये बताओ, तो ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर जो आपसे पूछा गया है पाई, वो क्या होता है, बताया था CRT। भाई ओस्मोटिक प्रेशर क्या बताया था मैंने, CRT। तो CRT क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एम वी, और वी ml में है मेरे पास, तो 1000 में ऊपर लगाऊं। आर की वैल्यू की मुझे पास्कल में चाहिए, तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 दूंगा, आंसर मेरा पास्कल में आ जाएगा। टेम्परेचर 310 केल्विन है, और यहाँ से मेरा आंसर बिल्कुल पास्कल में निकल के आ जाएगा। डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 1 ग्राम,
इंटू 1000, मोलर मास 185 एंड 000, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है 450 ml है। 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 310 इतना पास्कल। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 31 पास्कल एप्रोक्स। ठीक है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से समाप्त हो जाते हैं आप